हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक न्यू मानुआ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये मानुआ बहुत ही अच्छी लगे। ट्रेन के पटरी के ऊपर एक कार खड़ी हुई थी। उस कार के अंदर एक बच्चा था। उस बच्चे की मदर कहती है, लिनमो, अब तुम्हारे डैड को मेरी जरूरत नहीं है। देन वो औरत एक इंजेक्शन दिखाते हुए कहती है, तुम्हारे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलो। ये कह के वो लेडी उसे इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से लिनमो धीरे धीरे अपना होश खोने लगता है। तभी एक लड़का कार के दरवाजे को जोर से हिट करते हुए कहता है, हे लिटिल ब्रदर, तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें सोना नहीं है। तभी वो नोटिस करता है कि दूसरी तरफ से ट्रेन बहुत तेजी से आ रही होती है। यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लिन और वो लड़का दोनों सही सलामत थे। जो बंदा व्हील चेयर पे बैठा हुआ था वो कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, आखिर तुमने उसे क्यों बचाया। लिन फैमिली को यूजलेस लोगों की जरूरत नहीं है। ये सुन के लिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो जोर जोर से रोने भी लगता है। पर जिस लड़के ने उसकी जान बचाई थी वो उसके सर को पैट करते हुए कहता है, इट्स ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन बड़ा हो चुका था। लिन इन जून को कहता है, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। कहा जाता है कि सेकंड बटन जो चेस्ट के करीब रहता है, उस बटन को हमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को देना चाहिए। देन वो आगे कहता है, पर मेरे पास सिर्फ एक ही जिपर है। जून हंसते हुए कहता है, अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें पता है कि लोगों को गिफ्ट कैसे देना चाहिए। ये सुन के लिन ब्लश करने लगता है। जून आगे कहता है, मैं इसे संभाल के रखूंगा। देन वो सैड होकर कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, अब मेरे लाइफ में एक गर्लफ्रेंड आ चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आज सेलिब्रेट नहीं कर सकता। ये सुन के लिन को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद हमें जून को दिखाया जाता है, जो अभी लिन के साथ बेड पे था। अभी लिन सोच रहा होता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो, मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सोच के वो जून को किस कर लेता है। चीजें बहुत आगे बढ़ जाती है। अभी लिन सोचने लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम कम्प्लीटली मेरे रहो। अब ये था मानुआ का प्रोलॉग। अब बिना किसी देरी के चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 के शुरुआत में हमें ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई जाती है। अभी रोड में काफी भीड़ था। इसके बाद हमें मानुआ का मेन कैरेक्टर यानी कि लिनमो को दिखाया जाता है, जो अभी कहीं जा रहा होता है। तभी वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है। उस पर्सन को देख के वो सोचने लगता है, क्या ये जून है। वो जून के पास जाने लगता है, पर तभी वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि वो पर्सन जून नहीं था। लिन सोचने लगता है, आखिर जून यहाँ पे कैसे हो सकता है, भला मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। बहुत साल गुजर चुके हैं, अब तक तो वो मुझे भूल चुका होगा। तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है। वो लड़की गिरने ही वाली होती है, पर लिन उसे पकड़ लेता है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है। वो लिन को दूर धक्का दे देती है और रोड क्रॉस करने लगती है। उस लड़की को भागते हुए देख लिन सोचने लगता है, क्या मैं इतना स्कैरी दिखता हूँ, मेरे प्राइड को ठेस पहुँचा है। पर वो लड़की सोच रही होती है, एक हैंडसम लड़के ने मुझे हक किया, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। पर तभी वो ग्रीन लाइट रेड लाइट में बदल जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट बहुत ही भयंकर था। वो लड़की पूरी तरह से खून से लथपथ हो गई थी। इस एक्सीडेंट को देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे, पर लिन को छोड़ के। वो लड़की लिन का शू पकड़ते हुए कहती है, मेरी मदद करो। पर लिन उसका हाथ पकड़ के दूर हटा देता है और वो सोचने लगता है, तुमने मेरे पैंट गंदे कर दिए। इससे वो लड़की बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाती है। लिन बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है, जैसे कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, पर उसे ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा एनोइंग लग रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ बहुत सारे लड़कियाँ थी। एक लड़की कहती है, तुम कितने हैंडसम हो, क्या तुम सच में एक डिटेक्टिव हो। दूसरी लड़की कहती है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है, क्या मैं तुम्हें वीचैट पे ऐड कर सकती हूँ। इस पे वो बंदा कहता है, ऑफ कोर्स। देन हमें उस बंदे का शकल दिखाया जाता है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मानुआ का सेकंड मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है इंग जून। जून आगे कहता है, पर मैं तुम्हें अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। आज के इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को कुछ भी याद आए तो तुम लोग पुलिस स्टेशन आ सकते हो।
ये कह के वो वहाँ से जाने वाला था, पर तभी एक लड़की उसे रोकते हुए कहती है, क्या तुम जा रहे हो? तभी ब्लैक हेयर वाली लड़की किसी को देखती है और वो जून से कहती है, ये वही है। मुझे अभी भी याद है जब उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, उस लड़की ने इससे मदद मांगी थी। दूसरी लड़की कहती है, ऐसा लगता है वो एक बुरा लड़का है, क्योंकि उसने उस लड़की को वहीं पे ही छोड़ दिया था बिना कुछ किए। ये सुन के जून उस पर्सन के पास जाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमें कुछ स्टेटमेंट दे। लिन पीछे पलट के देखता है। उसे देख के जून स्माइल करते हुए कहता है, लिन मो, क्या ये तुम हो? उसे देख के लिन पूरी तरह से हैरान हो गया था, पर वो उससे कुछ भी नहीं कहता है। जून उसे कहता है, लिटिल ब्रदर, तुम इतने सालों से कहाँ पे थे? क्या तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे बारे में कितना वरी था? पर लिन उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? ये सुन के जून पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। अभी वो बहुत ही ज्यादा परेशान में था। वो सोच रहा होता है, अब तो मैं गया। उसे पता चल गया होगा कि मैं नाटक कर रहा था। वो डेफिनेटली मुझसे गुस्सा करेगा। मैंने उससे क्यों पूछा कि तुम कौन हो? देन वो आगे सोचने लगता है, आफ्टर ऑल देखा जाए तो हम दोनों इतने सालों के बाद मिल रहे हैं। आखिर मैं उसका चेहरा भूल कैसे सकता हूँ? मैं कितना स्टूपिड हूँ। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लिन कह रहा होता है, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जून कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? ये सुन के लिन मो कुछ सोचने लगता है, पर जून उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम एक नंबर के बुद्धू लड़के हो। इतने साल गुजर चुके हैं पर मैं तुम्हारे बारे में अब तक नहीं भूला हूँ। देन जून उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे सस्पेक्ट हो रहा है कि तुम ड्रग ट्रैफिकिंग और हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व हो, इसीलिए मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना होगा पूछताछ करने के लिए। ये सुन के मो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है और कहता है, क्या तुमने ड्रग ट्रैफिकिंग कहा? पर मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था। पर जून उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। मो कहता है, जरा रुको, मैं नहीं जा सकता। जून, अभी प्रोफेसर मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे उन्हें एक्सपेरिमेंट डाटा डिलीवर करना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अपना नाम सुन के जून पीछे पलट के देखता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी मो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। वो सोचने लगता है, मैं जब भी उसे देखता हूँ मेरा दिमाग काम करना बंद क्यों कर देता है। 5 साल गुजर चुका है, अभी भी कुछ भी नहीं बदला। मैं अभी भी उसे लाइक करता हूँ। देन वो पास्ट के बारे में याद करते हुए सोचने लगता है, अगर सब कुछ पहले की तरह चलती रहती तो मैं सिर्फ उसका ब्रदर बन के रह जाता। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। उससे पूछताछ करने के लिए जून रूम के अंदर एंटर करता है। जून उससे कहता है, तुम्हारा फाइल देख के मुझे पता चला कि तुम एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट हो, पर तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो? मो कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जून कहता है, तुम अभी भी एक्टिंग कर रहे हो, कुछ समय पहले तुम बिल्कुल ठीक थे। मो कहता है, मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, क्या मैं जा सकता हूँ? पर जून उसे साफ इनकार कर देता है और उससे कहता है, तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। मुझे बताओ, तुमने सडनली मुझसे कांटेक्ट क्यों तोड़ दिया और तुमने मेरे नंबर को भी ब्लॉक कर दिया? मो कहता है, मेरा फोन गुम हो गया था। जून कहता है, तुम जब भी झूठ कहते हो तुम अपनी उंगलियों को देखते हो। मैंने इतने सालों तक तुम्हारा देखभाल किया, क्या मुझे रीजन बताने में तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? मो कहता है, ब्रदर, आप मुझसे पूछताछ करना बंद कर दीजिए। मैं आपसे और झूठ नहीं कहना चाहता हूँ। ये सुन के जून अपने चेयर से उठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम? मो को लगता है कि वो उसे हिट करने वाला है, पर तभी जून उसके सर को पेट करते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तुम बचपन से ही ऐसे ही हो, तुम एक जिद्दी बच्चे हो। तुम्हें इस तरह से देख के मैं अब गुस्सा भी नहीं कर सकता। मो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ब्रदर, आप पहले की तरह ही बहुत अच्छे हैं। तभी दरवाजे के सामने कुछ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि वो लोग चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे। एक पर्सन मो का फोटो फ्रेम दिखाते हुए कहता है, हम लोग बस जानने के लिए क्यूरियस थे कि आखिर तुम्हारा लिटिल ब्रदर कैसा दिखता है, जिसके बारे में तुम हमेशा बातचीत किया करते थे। जून उससे वो तस्वीर छीन लेता है और कहता है, अगर तुमने मेरे बच्चे को डराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
पर वो लोग मुंह के करीब चले जाते हैं। वो लड़की कहती है, वाओ तुम कितने हैंडसम हो। जून कहता है, क्या तुम लोग मुझे सुन भी रहे हो, सीरियसली। तभी वो लड़की कहती है, बॉस क्योंकि ये एक रेयर रीयूनियन है, क्यों ना आप सेलिब्रेशन पार्टी में इसे भी लेके चले। देन वो लड़की उसका पैर पकड़ते हुए कहती है, प्लीज बॉस, बहुत लंबे समय हो गए होंगे, लड़कियों ने उसके जैसे हैंडसम लड़के को नहीं देखा होगा। जून कहता है, नहीं, वहाँ पे जाने के लिए हमें ट्रेन से सफर करना होगा और मेरा ब्रदर ट्रेन पे सफर नहीं कर सकता। एक पर्सन कहता है, वो ट्रेन में सफर क्यों नहीं कर सकता। जून उसे हिट करते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी मो कहता है, मैं ट्रेन से सफर कर सकता हूँ, अब मैं ट्रेन से नहीं डरता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग लिफ्ट से नीचे उतरने लगते हैं। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद मो कहता है, मैं सबसे पहले रेस्टरूम जाना चाहता हूँ। जून कहता है, ठीक है, मैं डोर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब वो डोर के पास पहुंच जाता है, वो अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग आगे जा सकते हो, मैं उसका यहीं पे इंतजार करूंगा। उनके जाने के बाद जून सोचने लगता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है 5 सालों में वो बच्चा इतना बदल गया। वो लंबा होने के साथ साथ और भी ज्यादा हैंडसम दिखने लगा है। बचपन में वो बहुत ज्यादा क्यूट था, पर अभी वो बहुत बदल चुका है। देन वो लाइटर जलाते हुए सोचने लगता है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बूढ़ा बाप बन चुका हूँ। देन वो आगे सोचता है, पर मैं अभी भी क्यूरियस हूँ, 5 साल पहले वो सडनली डिसअपीयर क्यों हो गया था। वैसे देखा जाए तो बचपन में ही उसने बहुत भयंकर चीज एक्सपीरियंस की थी। देन उसे याद आता है, जब वो कार ट्रेन के पटरी के ऊपर खड़ी हुई थी, उसने मो को कैसे बचाया था। देन वो स्मोकिंग करते हुए सोचने लगता है, उस दिन के बाद से उसे व्हीकल से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। देन वो परेशान होकर सोचने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके फादर ने फिर से शादी कर ली और उसे बाहर निकाल दिया। हाँ, ये सब कुछ कितना अनोइंग है, पर अब मैं उसे इन सब चीजों के बारे में पूछ भी नहीं सकता। मैं बस इतना होप कर सकता हूँ कि इन 5 सालों में उसने अच्छे से वक्त बिताए होंगे। तभी वहाँ पे मो आ जाता है। वो लिन से सिगरेट ले लेता है और उससे कहता है, तुमने स्मोकिंग कब से स्टार्ट कर ली, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। जून कहता है, काम करने के दौरान मैंने स्मोकिंग स्टार्ट की, जब मैं बोर हो जाता हूँ तब मैं स्मोकिंग करने लगता हूँ। खैर चलो अब यहाँ से चलते हैं, वो लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके होंगे। इसके बाद हमें ट्रेन स्टेशन दिखाया जाता है। अभी वो दोनों ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पे ट्रेन पहुँच जाती है। मो ट्रेन के अंदर एंटर कर ही रहा होता है, पर तभी जून उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम सच में ठीक हो? इसके अलावा हम कार से भी वहाँ पे जा सकते हैं। मो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो फिर तुम अपने ब्रदर का हाथ पकड़ सकते हो। ये सुन के जून को पास्ट के बारे में एक बात याद आती है। तब उसने मो का हाथ पकड़ते हुए कहा था, अगर तुम्हें डर लगेगा तो मेरे हाथ को कस के पकड़ लेना। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मो जून का हाथ पकड़ के उसे ट्रेन के अंदर ले जाता है। ट्रेन में सफर करने के दौरान मो ने उसका हाथ पकड़ के रखा था, जिसकी वजह से जून कहता है, अब हम दोनों अडल्ट हो चुके हैं। उन दोनों को इस तरह से हाथ पकड़ते हुए देख कुछ लड़कियां हंस रही होती हैं। जून ब्लश करते हुए कहता है, आह ये कितना ऑकवर्ड है। तभी मो उसके कंधे पे सर रख देता है। जून उसे पूछता है, क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? मो कहता है, तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारे ऊपर सोने दो। ये सुन के जून सोचने लगता है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे कि उसका पर्सनालिटी बदल चुकी है। हालांकि वो ऊपर से शांत दिख रहा है, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से वो बहुत दबंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी वो सब लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हमें जून को दिखाया जाता है, जिसने काफी पी रखी थी। वो मो से कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम इतने सालों से कहाँ पे थे, पर तुम्हें दोबारा देख के मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। देन वो आगे कहता है, अब से तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना, ठीक है? ये सुन के मो ब्लश करने लगता है। मो उसे कहता है, ब्रदर तुमने काफी पी रखी है। देन वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें और पीने की जरूरत नहीं है। पर जून पीछे हटते हुए कहता है, भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने तो बस 6 ही बोतल पी रखी है। देन वो गुस्से से कहता है, तुम अपने ब्रदर को अंडर एस्टिमेट मत करना, अभी वो एक सोसाइटी का मेंबर बन चुका है। पर तभी अचानक से उसका तबीयत खराब होने लगता है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम की ओर भागने लगता है। कुछ देर के बाद मो वॉशरूम जाता है जून को ढूंढने के लिए। वहाँ पे उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से वो टॉयलेट का दरवाजा खोल देता है।
वहाँ पे वो देखता है कि जून भी किसी को किस कर रहा होता है। उसे देख के वो लड़की कहती है, स्वीटी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई आ चुका है। देन वो आगे कहती है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आई थी, इसीलिए ये मेरा है, इसीलिए अभी तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो लड़की जून को देखते हुए कहती है, तुम बहुत ही प्रिटी हो, तुम्हारी ये नीली आंखें, क्या तुम एक मिक्स ब्लड हो? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। पर तभी मो उस लड़की की बालों को जोर से खींचने लगता है, जिसकी वजह से उसका वो विग निकल जाता है। असल में वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। वो लड़का कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मो कहता है, मेरे रास्ते से हटो। वो लड़का गुस्से से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें रूल्स भी पता है? जो पहले आया है वो सबसे पहले सर्व करेगा। पर मो उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो मो को जगाने लगता है, पर जून तो पूरी तरह से ड्रंक हालत में था। मो उस लड़के से कहता है, तुम एक ड्रंक पर्सन का फायदा उठाने जा रहे थे, क्या तुम्हें रूल्स सही से पता है? ये सवाल सुन के वो लड़का पूछता है, क्या वो तुम्हारा है? तभी जून उल्टी करने लगता है। वो लड़का कहता है, ऐसा लगता है वो यहाँ पे मजे करने के लिए आया है, तुम इतना टेंस क्यों हो रहे हो? तुम हमें इंटरप्ट कर रहे हो, ये कितना अनोइंग है। देन वो लड़का आगे कहता है, वैसे भी सबसे पहले उसने मुझे टच किया। ये सुन के मो गुस्से से उस लड़के को दीवार की ओर पुश करता है। वो लड़का गुस्से से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम पागल हो? मो कहता है, अब से उसे सिर्फ मैं ही टच कर सकता हूँ। वो लड़का कहता है, आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप उसके साथ क्या है? मो उसके करीब जाते हुए कहता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है तुम्हारा बॉडी का किस पार्ट ने उसे छुआ था, मैं सबको एक एक करके काट दूंगा। ये सुन के वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है और कहता है, आखिर वो किस चीज के बारे में बातचीत कर रहा है? क्या वो दिमागी रूप से पागल है? उसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी को मारना चाहता है। क्या ये लड़का पागल है? मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो लड़का उसके हाथों से बाहर निकलता है और पास ही में मौजूद एक बांस से उसे हिट करता है और कहता है, साइको मुझसे दूर हटो। देन वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर दरवाजा का हैंडल ही टूट जाता है। वो दरवाजा को हिट करते हुए चिल्लाता है, कोई दरवाजा खोलो। पर मो उसके करीब जाने लगता है। हिट की वजह से उसके सर से खून बह रहा होता है। मो उससे कहता है, तुम भाग क्यों रहे हो? वो लड़का घबराते हुए कहता है, मेरे करीब मत आओ, मुझे कराटे आते हैं। अभी मो के हाथों में एक बांस का टुकड़ा था। वो हंसते हुए कहता है, मुझे सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, तुम्हारे हाथों से या फिर तुम्हारे चेहरे से? देन वो आगे कहता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा क्लिनिकल ऑपरेशन ग्रेड हमेशा A+ रहता है, मैं तुम्हारे फ्लैश को जरूरत से ज्यादा नहीं काटूंगा। ये कह के वो आगे बढ़ने लगता है। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, कोई मेरी मदद करो। यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, अभी वो दोनों बाथरूम से बाहर निकल रहे होते हैं। जून अभी भी ड्रंक हालत में था। वो कहता है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। देन वो मो से दूर हटते हुए कहता है, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अभी भी ड्रिंक कर सकता हूँ। पर तभी वो नीचे गिरने लगता है, पर मो सही समय पे उसे पकड़ लेता है। मो उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है, हम जल्द ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे, इसीलिए प्लीज तुम खुद को कुछ देर के लिए कंट्रोल करके रखो और बेहोश मत हो जाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वॉशरूम के ऊपर। वॉशरूम के अंदर से बहुत सारा खून बाहर निकल रहा था। तभी 2 पर्सन वॉशरूम के अंदर जाते हैं। वहाँ पे वो दोनों एक लाश को देखते हैं, जिसे देख के वो दोनों पूरी तरह से हैरान में पड़ गए थे। ये लाश उस लड़के की थी। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है मो और जून के ऊपर। जून रास्ते में चलने के दौरान बहुत ही ज्यादा उल्टी कर रहा होता है। मो उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जून कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कह के वो मो को गले लगा लेता है। मो उसे पूछता है, क्या अभी तुम्हें बेटर महसूस हो रहा है? तभी जून उसे घूरने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके सामने मो नहीं बल्कि वो लड़की है जो बार पे थी। इसीलिए वो हंसते हुए कहता है, ब्यूटी तुम्हारी ये काली आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये सुन के मो इरिटेट होके कहता है, मैं लिन मो हूँ, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे कुछ देर पहले तुमने बार में देखा था। पर जून उसका फेस पकड़ते हुए कहता है, तुम कितनी अच्छी और प्रिटी हो। मो कहता है, वैसे भी वो पर्सन लड़की नहीं थी। तभी जून उसे गले लगाते हुए कहता है, ओ तुम तो मेरे छोटे क्यूटी पाए हो, तुम कहाँ चले गए थे? बहुत लंबे समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था।
मैंने तुम्हें स्कूल, घर पे मौजूद पेड़ और ट्रेन ट्रैक्स हर जगह पे ढूंढा। मुझे लगा कि तुम कहीं मर गए होगे। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। पर मो उससे कहता है तुमसे बदबू आ रही है। ये सुन के जून कहता है तुमने क्या कहा? देन वो चिल्लाते हुए कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये कह के वो रोने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ से गुजरने वाले लोग मुंह को घूरने लगते हैं। मो उसे कहता है ठीक है, मैं समझ गया, ये सब कुछ मेरी गलती है, अब तुम रोना बंद कर दो। जून रोना बंद कर देता है और कहता है मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है। ये सुन के मो सोचने लगता है क्या वो फिर से सोच रहा है कि मैं वो क्रॉस ड्रेसर हूँ। पर तभी जून उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। मो तुरंत उससे दूर हट जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? जून कहता है मुझे किस करो, एक ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसे मैं पसंद करूंगा ये काफी रेयर है। मो कहता है क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? जून आगे कुछ कह पाता, वो तुरंत ही उसे किस कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जून आराम से बेड में सो रहा होता है। तभी एक हवा की झोंके से उसका नींद टूट जाता है। वो अपने सर पे हाथ रखते हुए सोचने लगता है क्या इस हवा की झोंके की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। देन वो आगे सोचने लगता है कल रात में खिड़की बंद करना भूल गया था। देन सडनली उसे कुछ रियलाइज होता है। वो बेड से उठ जाता है और कहता है क्या मेरे घर पे इस तरह के विंडो है? तभी उसके सर में दर्द होने लगता है। वो सोचने लगता है कल मैं उनके साथ सेलिब्रेट कर रहा था और फिर मैं ड्रंक हो गया। लिन मो भी कल मेरे साथ था, पर इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे याद आ रहा है मेरे साथ एक लंबे बाल वाली लड़की भी थी। देन वो परेशान होकर सोचने लगता है शायद मैं उस काले बालों वाली लड़की के साथ घर आ गया था। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अगर मो को इसके बारे में पता चलेगा तो उसे भी बुरी लत लग सकती है। देन वो घर को देखते हुए सोचने लगता है आखिर ये लड़की इस तरह के लग्जरियस घर पे कैसे रह सकती है। देन वो आगे सोचने लगता है शायद वो अमीर लड़की होगी। पर जब वो उस लड़की का चेहरा देखने के लिए ब्लैंकेट हटाता है वो तो पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मो था। जून पूरी तरह से शौक में पड़ गया था। वो सोचने लगता है आखिर वो मेरे बगल में क्यों सो रहा है, आखिर कल रात क्या हुआ था। देन वो कल रात के बारे में सोचने लगता है। उसे याद था कि कल वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। वहाँ पे वो एक काले बालों वाली लड़की से मिलता है। वो उस लड़की के पास जाता है और उसके साथ फ्लर्ट भी करता है। वही पास में ही मो बैठा हुआ था। एक लड़की उसे कहती है हैंडसम क्या तुम यहाँ पे अकेले ही बैठने वाले हो, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। मो कहता है पर मैं ड्रिंक नहीं करता। जून भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो उस लड़की से कहता है तुम कुछ देर यहाँ पे मेरा वेट करो। देन वो मो के पास बैठ जाता है और उन सारी लड़कियों से कहता है तुम सब लोग बहुत ही प्यासे लग रहे हो। देन वो मो का फेस देखते हुए कहता है जरा मुझे देखने दो, कहीं तुम लोगों ने मेरे बच्चे का फायदा तो नहीं उठा रहे हो ना। इसके बाद जून को याद आता है। मो उसे कह रहा होता है जून अब तुम जाग जाओ, अभी वो लोग बार से बाहर निकल गए थे। मो उसे पूछता है क्या तुम्हें पता है तुम ये क्या कर रहे हो। देन वो सडनली जून को किस कर लेता है। अभी प्रेजेंट में जून इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। देन वो खुद को स्लैप करते हुए सोचने लगता है आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं एक इंसान भी हूँ? मैं अपने ही भाई को कैसे टच कर सकता हूँ। देन वो आगे सोचने लगता है इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम दोनों के बीच क्या हुआ। देन वो परेशान होकर सोचने लगता है मुझे नीचे इतना अजीब क्यों लग रहा है। वो अपना ब्लैंकेट हटाता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर सोचने लगता है नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वो फिर से मो के बारे में सोचने लगता है, इसीलिए वो खुद को फिर से स्लैप करता है और सोचने लगता है मैं इतना सेमलेस कैसे हो सकता हूँ, मैं अपने ही ब्रदर को टच कैसे कर सकता हूँ। देन वो मो की ओर देखते हुए सोचने लगता है मुझे कंफर्म करने की जरूरत है। वो मो का ब्लैंकेट हटाता है। वो साफ देख पाता है कि उसके नेक पे बाइटिंग मार्क्स थी। वो ब्लैंकेट को पूरा हटाने वाला था पर तभी मो उसे रोक लेता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। जून कहता है मुझे लगा कि तुम्हें ठंड लग रही होगी क्योंकि तुमने कम कपड़े पहने हैं। मो कहता है तुम्हें फिक्र है कि मुझे ठंड न लग जाए इसीलिए तुम मेरा ब्लैंकेट हटा के देख रहे थे। ये सुन के जून कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। तभी मो उसके करीब जाते हुए कहता है कल रात जो कुछ भी हुआ तुम उसके निशान ढूंढ रहे थे ना।
ये सुन के मो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। देन वो चिल्लाते हुए कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर तुम मुझे किस तरह का पर्सन समझते हो। मो कहता है कल रात तुम मेरे साथ बहुत ही ज्यादा चिपक रहे थे। जून कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चिपक रहा था। देन वो आगे सोचने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम दोनों ने सचमुच। तभी उसका फोन बजने लगता है, वो कॉल रिसीव करता है। उसकी कोवर्कर चिल्लाते हुए कहती है बॉस आप कहाँ पे है, आप जल्दी से यहाँ पे आइए, यहाँ पे कुछ बड़ी घटना घट चुकी है। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। देन जून भागते हुए बाथरूम की ओर जाता है और कहता है मेरे कपड़ों में से बदबू आ रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे कपड़े ले रहा हूँ। कुछ देर के बाद जून का फोन फिर से रिंग होने लगता है, इसीलिए मो उसके पास जाता है फोन देने के लिए। पर जून उसे कहता है तुम अंदर मत आना, मैं तुमसे वो फोन ले लूंगा। ये सुन के मो अजीब सा शकल बनाता है। तभी मो अपना हाथ बाहर निकालता है फोन को लेने के लिए। मो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जून बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। मो उसका फोन देते हुए कहता है तुम्हारा फोन यहाँ पे है। फोन लेने के बाद जून तुरंत ही अपना हाथ विड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से मो सोचने लगता है ऐसा लगता है कि अब वो मुझे हेट करने लगा है। कुछ देर के बाद जून तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकलता है और कहता है अभी मुझे जाना चाहिए। देन वो जल्दी से अपने शूज पहनने लगता है। देन वो मो का जैकेट पहनते हुए कहता है मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूंगा। ये कह के वो घर से निकलने लगता है। मो कहता है मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ, तुम यहाँ के रोड को ठीक से नहीं जानते होगे। पर जून कहता है इट्स ओके, मैं टैक्सी को कॉल कर लूंगा। ये कह के वो दरवाजा बंद कर देता है। वो तुरंत भागते हुए लिफ्ट के पास जाता है। वहाँ पे वो चैन की सांस लेता है और सोचने लगता है ओह डियर, मुझे अपने उलझे हुए दिमाग से सब कुछ भूल जाना चाहिए था, फिर भी मुझे वो बार बार याद क्यों आ रहा है। देन वो अपना सर दीवार पे पटकते हुए सोचने लगता है कल रात सच में मैंने बेवकूफी वाला काम किया था, ये बहुत ही अजीब है। अभी मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे सामना करूंगा। देन वो आगे सोचने लगता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, काश मैंने कल नहीं पिया होता। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। वो लिफ्ट के अंदर एंटर करते हुए सोचने लगता है इन सब चीजों के बारे में भूल जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगा उसे ये सब कुछ एक्सप्लेन करने का। देन वो आगे सोचने लगता है अभी मुझे करंट सिचुएशन से डील करना होगा। कोवर्कर ने उसे मैसेज किया था कि बॉस आप जल्दी से वापस आ जाइए। कल रात जिस बार में हम लोगों ने ड्रिंक किया था उस बार में किसी ने एक पर्सन को जान से मार दिया। कोवर्कर ने उसे उस पर्सन का पिक्चर भी भेजा था। उस पर्सन को देख के जून सोचने लगता है वेट ये एक लड़का था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है। एक कार तेजी से यूनिवर्सिटी के सामने रुक जाती है। उस कार के अंदर जो भी बंदा था उसके लिए कारपेट बिछाया जाता है। ये देख के वहाँ पे मौजूद सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान में थे। कुछ सेकंड के बाद कार से एक पर्सन बाहर निकलता है। उस पर्सन को देख के लड़कियाँ अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहे थे। एक लड़की कहती है वाओ वो बहुत ही ज्यादा रिच लग रहा है, सर से लेके पाँव तक उसने लग्जरियस ब्रांड पहना हुआ है। आखिर ये बंदा कौन है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें साइंस लैब दिखाया जाता है। लैब के एंट्रेंस गेट के पास दो लड़कियां खड़ी हुई थी। अभी मो वहाँ पे काम कर रहा होता है। एक लड़की कहती है ये कितना डिस्गस्टिंग है। दूसरी लड़की कहती है ये तो वही लड़की है ना, कुछ दिन पहले इसका कार एक्सीडेंट हो गया था ना। पहले वाली लड़की कहती है किसे पता था कि वो ऑर्गन डोनेट करेगी। उन लोगों ने खून से सने बॉडी को ऐसे ही यहाँ पे बेच दिया। उसके बॉडी में से ऑर्गन्स निकालने के लिए मो चेन सॉ का इस्तेमाल करता है। ये देख के वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये सब कुछ कितना भयंकर है, मैं इसे नहीं देख सकती। तभी वहाँ पे वो बंदा पहुँच जाता है जो लग्जरियस कार में वहाँ पे आया था। वो बंदा कहता है तुम लिनमो हो ना। देन वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए चश्मा उतारता है, पर मो कहता है मुझे पता है तुम कौन हो। ये सुन के वो बंदा हैरान में पड़ जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में पता है कि मैं कौन हूँ। मो उसका नाम मिन चाई जी कहता है। अब से मैं इस पर्सन को मिन पुकारूंगी। देन वो आगे कहता है 20 साल की उम्र में तुमने क्रिमिनोलॉजी के डिपार्टमेंट से डॉक्टरेट हासिल की क्लेड यूनिवर्सिटी से। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट के FBI से तुम्हें ट्रेनिंग मिली। अभी करेंटली तुम एच सिटी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड बन चुके हो और आज तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि एक क्रॉस ड्रेसर की मौत बार में हो गई है। मैं सही कह रहा हूँ ना सीनियर। मीन हंसते हुए कहता है तुम्हें ये भी पता चल गया कि मैं कहाँ पे पढ़ाई करता था, ऐसा लगता है तुम पूरे प्रिपेयर होके आए हो। वो
अपना मार्क्स हटाते हुए कहता है, मैं कोई भी चीज बिना प्रिपेयर के नहीं करता हूँ। मिन सोचने लगता है ये बच्चा सही नहीं लग रहा। उसे पता है कि मैं उसी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, फिर भी वो इतना शांत लग रहा है। वो बिल्कुल भी इमेच्योर स्टूडेंट नहीं लग रहा। उसके मुंह से सब कुछ उगलवाना इतना भी आसान नहीं होगा। देन वो आगे सोचने लगता है, ऐसा लगता है मैं भी उसी का प्लान का एक हिस्सा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है और बहुत मुश्किल भी। मिन से अपना बैच दिखाते हुए कहता है, मुझे चैलेंजिंग चीजें पसंद है। इस क्राइम के लिए अभी तुम्हारे ऊपर सस्पेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं तुमसे पूछताछ कर सकूं। ये सुन के मो साइंस लैब से बाहर निकलने लगता है। तभी मिन की नजर उस डेड बॉडी पे पड़ती है, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गया था। उसकी कटे हुए बॉडी को देख के उसे भी डिस्गस्टिंग फील होने लगता है। इसके बाद हमें इंट्रोगेशन रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे जून कह रहा होता है, कल रात मैंने बहुत पी रखी थी, इसीलिए मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। पर अगर मुझे याद भी आ जाएगा तो ये यूजलेस होगा, क्योंकि मैं कॉन्शियस हालत में नहीं था और मैं कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता। कोवर्कर कहती है, सर्वेलियंस फुटेज से ये पता चल रहा है कि तुम और मो लास्ट नाइट उस पर्सन से मिले थे और उस टूटे हुए बांस के टुकड़े से हमें मो का फिंगरप्रिंट भी मिला है। मरने से पहले विक्टिम का झगड़ा मो से हुआ था, पर अभी भी सब कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि फोरेंसिक डॉक्टर ने कहा कि विक्टिम की मौत एक्सटर्नल इंजरीज की वजह से नहीं हुई है, फिर भी हमें मो से पूछताछ करनी होगी, आखिर उसने विक्टिम को चोट क्यों पहुंचाया था। लिन मो को प्राइमरी सस्पेक्ट रखा गया है, इसीलिए उसके ऊपर 48 आवर तक मॉनिटर किया जाएगा। ये सब सुन के जून कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। कोवर्कर पूछती है, बॉस क्या आप परेशान नहीं है? आपका प्रीशियस लिटिल ब्रदर डेंजर में है। जून कहता है, मैं कुछ सोच रहा था जिसके बारे में मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करो, बिना किसी एविडेंस के पुलिस उसे दोषी ठहरा नहीं सकती। कोवर्कर कहती है, बॉस हालांकि आपके ऊपर भी सस्पेक्ट किया जा रहा है, पर आई स्वेयर मुझे भरोसा है कि आप इनोसेंट है। देन वो आगे कहती है, पर अभी हमें क्या करना चाहिए? आप इस केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, अभी हमारे टीम में ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे मैनेज कर सकेगा। अब सब लोग केओस में पड़ चुके हैं। जून कहता है, क्या ऊपर से कोई भी खबर नहीं आई है? कोवर्कर कहती है, शायद वो लोग एक न्यू टीम लीडर को भेजने वाले हैं। मुझे सुनने को मिला कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का बॉस यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका है। ये सुन के जून हैरान होकर कहता है, क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पे आ चुकी है? ये फिर से मिन है ना? देन वो गुस्से से कहता है, वो लड़का हमेशा मेरे अगेंस्ट में रहता है, एक छोटे बच्चे की तरह। आखिर उन लोगों ने उसे चूज क्यों किया? कोवर्कर कहती है, आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके लॉयल फैंस हैं। हालांकि वो रिच और हैंडसम है, पर हम लोग आपको कभी भी बिट्रे नहीं करेंगे। ये सुन के जून उसे शक की नजरों से देखने लगता है। अभी वो सोच रहा होता है, तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने ऑलरेडी मुझे बिट्रे कर दिया है। जून पूछता है, क्या मो अभी मिन के साथ है? कोवर्कर कहती है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। जून कहता है, ये खतरनाक है, मुझे जल्दी से उसके पास जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पागल आदमी लिन मो को पूछताछ करे। देन जून वहाँ से जाते हुए कहता है, इतिहास गवाह है कि वो जिसके ऊपर भी सस्पेक्ट करता है वो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। वो एक मैड डॉग है। तभी कोवर्कर उसके नेक में मार्क देखते हुए कहती है, बॉस क्या आपके नेक पे ये हिकीज हैं? देन वो आगे पूछती है, ये तो लिन मो का शर्ट है ना? आप कल रात उसके घर पे थे ना? क्या आप दोनों ने? ये सुन के जून को कुछ भी समझ नहीं आता है। देन वो कोवर्कर उसके ईयर में धीरे से कहती है, क्या आप दोनों ने? उसकी बातें सुन के जून बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो? तुम्हारा मन गंदे थॉट से भरा हुआ है, वो मेरा छोटा भाई है। देन वो आगे कहता है, इसके बारे में किसी से भी मत कहना। ये सुन के वो कोवर्कर स्माइल करने लगती है और कहती है, बॉस आपका फेस लाल नजर क्यों आ रहा है? क्या कल रात आपने एक न्यू वर्ल्ड को अनलॉक किया? आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? ये सुन के जून उसे हिट करते हुए कहता है, लड़कियों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्पॉइल करके रखा हुआ है। अब तुम जल्दी से फोरेंसिक रिपोर्ट लाने जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जून दूसरे इंट्रोगेशन रूम के बाहर था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो सोचने लगता है, कहीं मिन उसे फोर्स तो नहीं कर रहा है ना दोष अपने सर पे लेने के लिए। वो डोर नॉक करते हुए कहता है, मिन जल्दी से बाहर निकलो, दरवाजा खोलो। देन वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी मो दरवाजा खोल लेता है, जिसकी वजह से उसका टक्कर मो के साथ हो जाता है। उसका प्यारा सा शकल देख के जून पूरी तरह से पिघल चुका था।
देन वो मो को चारों तरफ से देखने लगता है और कहता है उसने तुम्हें हिट तो नहीं किया है ना? क्या उसने तुम्हें बाइट किया है? क्या इस पागल इंसान ने तुम्हें बुली किया? क्या तुम्हें रेबिस इंजेक्शन की जरूरत है? ये सुन के मिन चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक डॉग हूँ? हालांकि तुम्हारे मन में मेरे लिए बैड इंप्रेशन है, पर किसी को काटना, क्या तुम ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? मो हंसते हुए कहता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। उसे इस तरह से हंसते हुए देख के मिन कहता है कुछ देर पहले तुम तो ऐसे एक्ट नहीं कर रहे थे, तुम कितने फेक हो। मो जून का हाथ पकड़ते हुए कहता है वो बहुत ही ज्यादा मीन है, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं किया है। उसका मासूम शक्ल देख के जून सोचने लगता है उसका इस अपीयरेंस को देख के मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि उसने उसे बुली किया होगा। देन वो आगे सोचने लगता है जब वो छोटा था अगर उसे चोट भी लग जाती थी तो वो कुछ भी नहीं कहता था, वो अभी भी मेरा छोटा सा क्यूट लिटिल ब्रदर है। देन जून फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिए मो को हिट करता है। देन जून कहता है ये फोरेंसिक रिपोर्ट है, इसमें साफ लिखा गया है कि विक्रम के ईयर के पीछे एक निडल मार्क है। टेस्ट रिजल्ट से ये पता चला है कि उसे 10 ml का कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल इंजेक्शन के जरिए दिया गया था। रात के 11 बजे उसकी मौत हुई थी और आधे घंटे पहले ही हम दोनों वहाँ से निकल गए थे। मीन कहता है अगर ब्लड में अल्कोहल की मात्रा 0.5% रहती है तो ये डेंजरियस हो सकता है। अगर उसे इंजेक्शन के जरिए अल्कोहल दिया गया है तो फिर कुछ ही मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती। ये टाइमलाइन सही से मैच नहीं हो रही है। जून कहता है पर बिना किसी एविडेंस के तुम उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट नहीं निकाल सकते, अब उसे जाने दो। देन वो आगे कहता है अगर मुझे उसके बदन पे छोटी सी भी खरोच नजर आती है तो फिर तुम यहाँ से क्रॉल करते हुए जाओगे। मिन कहता है पर ब्रोकन बांस के टुकड़ों में से हमें मो का फिंगरप्रिंट मिला है जिसके जरिए उसने विक्टिम को इंजर्ड किया था, इसीलिए वो हमारे सस्पिशन से बाहर नहीं निकल सकता। जून कहता है तुमने रिपोर्ट उल्टी पकड़ी हुई है। ये सुन के मिन परेशान होने लगता है। देन जून मो को वहाँ से ले जाते हुए कहता है तुम अपना समय ले सकते हो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तभी मिन जून का हाथ पकड़ते हुए कहता है जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी थी, क्या तुम उसे बाहर जाने के लिए कह सकते हो? पर जून अपना हाथ विड्रॉ करते हुए कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी इसी वक्त कहो। तभी मो जून का हाथ पकड़ते हुए कहता है उसकी बात मत सुनो, चलो यहाँ से चलते हैं। पर जून उसे कुछ देर के लिए बाहर जाने के लिए कहता है। बाहर खड़े होकर मो सोच रहा होता है मिन बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, मैं विश करता हूँ कि वो भी डिसअपियर हो जाए। इसके बाद हमें 10 मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अभी मिन मो के साथ इंटरोगेशन रूम पे था और वो मो को विक्टिम की डेड बॉडी का पिक्चर दिखा रहा था, पर उन पिक्चर को देख के मो स्माइल करने लगता है। ये देख के मिन कहता है मैं पहली बार किसी को देख रहा हूँ जो डेड बॉडी को देख के स्माइल कर रहा है। मो कहता है मैं मरा नहीं, इसीलिए मुझे खुशी महसूस हो रही है। मिन कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे मन में थोड़ी सी दया होनी चाहिए? मो कहता है मुझे माफ कर देना, पर मेरे पास ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। मिन कहता है ऑफ कोर्स, भला तुम्हारे पास दूसरों के लिए दया भाव कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें मार के तुम्हें एक्साइटेड फील होता होगा? तुम्हारे मन में कोई भी इमोशंस नहीं है और तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल भी बहुत कमजोर है। देन वो मो को एक पेपर दिखाते हुए कहता है तुम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हो, इसके साथ तुम्हें सिजोफ्रेनिया भी है। तुम्हें अपने डॉक्टर को थैंक्स कहना चाहिए, नहीं तो तुम्हें अब तक डेथ पेनल्टी हो चुकी होती। मो कहता है ऑफिसर मुझे लगता है कि आपको अभी किसी नतीजे पे पहुंचना नहीं चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ मैंने किसी को भी जान से नहीं मारा है। मिन कहता है क्रिमिनल्स हमेशा झूठ कहते हैं। मो कहता है जब तक कि मुझे गिल्टी साबित नहीं किया जाता है तब तक मैं इनोसेंट हूँ, ये जुडिशियल सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल है। देन वो हंसते हुए कहता है मुझे लगता है सीनियर को मुझसे पर्सनल दुश्मनी है, मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो सकता है। ये सुन के मिन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। मो कहता है चलो मुझे गेस करने दो, कल रात की खबर सुन के तुम तुरंत ही क्राइम सीन पे पहुँच गए होगे। एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए तुम पूरी रात सीसीटीवी फुटेज देख रहे होगे, पर फिर भी तुम एक न्यू आउटफिट के साथ सुबह मुझसे मिलने के लिए आ गए। क्या ये तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म है या फिर तुम किसी को पटाने की कोशिश कर रहे हो? मिन कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें एनिमल की तरह लग रहा हूँ? मो कहता है तुमने सीसीटीवी फुटेज पे सब कुछ देख लिया होगा ना, जून और मैं क्या कर रहे थे? ये सुन के मिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम जून से दूर रहना। ये मत बोलो कि अगर तब तुम्हें एमनेशिया नहीं हुआ होता तो फिर जिसने भी जून की मॉम की हत्या की थी उसे पकड़ लिया जाता।
मो कहता है जुबान संभाल के बात करो, उस हत्यारे ने मेरी मॉम की भी हत्या की थी। पीटीएसडी की वजह से मुझे एमनेसिया हो गया था, क्या तुम मुझे इसके लिए दोषी ठहरा रहे हो? देन वो हंसते हुए कहता है क्या होगा अगर मुझे सब कुछ याद आ गया तो? ये सुन के मिन कहता है क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है? मो कहता है नहीं। ये सुन के मिन उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मो कहता है जब तक कि मैं जून को उस हत्यारे के बारे में ना कह दूं, वो तब तक मुझे नहीं छोड़ेगा। ये सुन के मिन को गुस्सा आने लगता है। देन वो आगे कहता है क्या तुम्हें पता है अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना कैसा लगता है? क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें उसे लाइक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। देन वो आगे कहता है तुम्हारे ये चमकीले कपड़े और सस्ते वॉच उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइट कभी भी डार्कनेस से मिल नहीं सकता, सिर्फ डार्कनेस ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मीन सोच रहा होता है लड़के, मैं अनजाने में ही उसके प्रति आकर्षित हो गया हूँ। देन वो जून को देखते हुए सोचने लगता है ऐसे अनुभव करने के बाद कोई बेफिक्र होकर बड़ा कैसे हो सकता है? क्या मैंने सच में उसे अंडर एस्टिमेट किया? तभी उसे याद आता है मो ने कहा था तुम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ। ये सब कुछ याद करके वो परेशान होने लगता है। देन वो गुस्से से सोचने लगता है मेरे लिमिटेड एडिशन वॉच को सस्ता कहने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? मुझे अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी जून उसे कहता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना? मैंने सोचने लगता है मुझे उसे दिखाना होगा कि लिन मो कितना डेंजरस हो सकता है। देन वो एक फाइल उठाते हुए कहता है मैंने लिन मो के पास्ट रिकॉर्ड्स के बारे में चेक किया। 5 साल पहले वो सडनली डिसअपियर हो गया था और उसके फादर जो लिन मेडिकल के बड़े शेयर होल्डर है, उन्होंने पुलिस को कॉल करने के बजाय ये न्यूज को दबाने की कोशिश की। पर जून चिल्लाते हुए कहता है अब बहुत हो गया, मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है। हर किसी का काम करने का अपना तरीका होता है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में तुम ही सिर्फ एक अच्छे बंदे हो? जब वो डिसअपियर हो गया था मैंने उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली थी। मैंने इसके बारे में कई लोगों से पूछताछ भी की थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसीलिए मैंने उसके फादर को भी सस्पेक्ट किया। मुझे लगा कि उन्होंने ही कुछ किया होगा। पर 2 साल पहले वो एक यूनिवर्सिटी में अपियर हुआ। उसके मार्क्स बहुत ही हाई थे, पर तब से वो डेथ से हमेशा घिरा हुआ रहता है, जैसे कि कार एक्सीडेंट, किसी की खुदकुशी या फिर किसी ने अपने लवर के लिए खुदकुशी कर ली हो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ एक कोइंसिडेंट है। कोई जानबूझ के उसके सामने डेथ ला रहा है। ये सुन के मिन सोचने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि कोई और ये सब कुछ कर रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसने ये सब कुछ किया है। मिन उसे पूछता है क्या तुम्हें कभी भी उसके ऊपर शक नहीं हुआ है? ये सुन के जून सोचने लगता है मेरे मन में बहुत सवाल हैं, पर मैं उसके ऊपर डाउट कैसे कर सकता हूँ? मीन उसे कहता है मुझे पता है वो तुम्हारे लिए स्पेशल है। अगर तुम उसे सिर्फ अपना छोटा भाई समझते हो तो फिर अपने चेहरे पे ये जेलस एक्सप्रेशन तुम क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें? तभी जून उसका हाथ हटाते हुए कहता है लड़कियों को पटाने वाली ट्रिक्स मुझ पे मत आजमाओ। मैं एक लड़का हूँ, इसीलिए ये सब कुछ सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वैसे भी तुम मेरे लायक नहीं हो। मिन कहता है तुम्हारे लायक बनने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी मो और जून दोनों कैफे शॉप पे थे। वो कहता है क्या तुम्हें अपनी पुलिस बेच देने की सच में जरूरत थी? जून कहता है मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं था। जिनके ऊपर सस्पेक्ट किया जाता है उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया जाता है। वैसे भी ये मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं ब्रेक ले सकता हूँ। देन वो सोचने लगता है क्या वो मेरे बारे में फिक्र कर रहा है, वो कितना क्यूट है। देन वो आगे कहता है ये सब कुछ मेरी गलती है। अगर मैंने उस रात पिया नहीं होता तो आज तुम स्कूल में होते। इसके लिए मुझसे प्लीज गुस्सा मत होना। मो कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कैसे दिखा सकता हूँ? तुम जरूर इस केस को खुद से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते होगे ना? ये सुन के जून सोचने लगता है उसने ये नोटिस किया, वो कितना सोचता है। देन जून आगे कहता है क्या तुम जानना चाहते हो आखिर मैंने पुलिस एकेडमी ज्वाइन क्यों किया? मो कहता है ताकि तुम अपनी मॉम के केस को इन्वेस्टिगेट कर सको। पर जून कहता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि मुझे हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है। तुम्हारी तरह पढ़ाई करके टॉप यूनिवर्सिटी में जाना मेरे लिए दिक्कत की बात है। पर चाहे वो काम हो या फिर पढ़ाई, मैं एक ही चीज के ऊपर डिटरमाइन होके नहीं रह सकता। मैं किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता, इसीलिए मेरे रिलेशनशिप जल्दी टूट जाते हैं। मुझे पता है मैं किस तरह का पर्सन हूँ।
मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है, मैं बस एक इजी और फ्री लाइफ जीना चाहता हूँ। ये सुन के मो हैरान हो जाता है। जून सोचने लगता है, अरे यार क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। देन वो मो से पूछता है, क्या अभी तुम्हें लग रहा है कि मैं एक बुरा पर्सन हूँ? मो कहता है, तुम झूठे हो और मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे झूठ कहो। उसकी बातें सुन के जून हंसने लगता है। देन वो उसका सर पेट करते हुए कहता है, तुम सच में बड़े हो चुके हो। जब तुम छोटे थे तुम इतनी बातचीत नहीं करते थे। तभी मो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझे अब ज्यादा पसंद करते हो या फिर मेरे छोटे सेल्फ को? उसे देख के जून सोचने लगता है, वो कब से इतना अट्रैक्टिव बन गया, मेरी धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो अपना हाथ विड्रॉ करते हुए कहता है, बुद्धू बच्चे, तुम मेरे ब्रदर हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ। मो उसे पूछता है, तो क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगे? ये सुन के जून पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है और उसके ऊपर कॉफी थूक देता है। वो जल्दी से उसका फेस साफ करते हुए कहता है, तुम सडनली ऐसी नॉनसेंस बकवास क्यों कर रहे हो? तभी मो उसे अपने करीब खींचता है, जिसकी वजह से जून का हार्ट बीट बहुत तेजी से धड़कने लगता है। अभी वो सोच रहा होता है, ये एटमॉस्फेयर कितना ऑकवर्ड है, मैं पागल होता जा रहा हूँ, प्लीज मुझे कोई वियर्ड एक्सपेक्टेशन मत देना। वो कहता है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी अचानक नहीं है, अगर मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें ये 5 साल पहले ही बता देता। क्लियरली देखा जाए तो मैं तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले आया, फिर भी तुम दूसरों को क्यों चूज करते रहते हो? क्या ये इसीलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ? अभी जो सोच रहा होता है, प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो। तुम हाईली एजुकेटेड और स्मार्ट हो, तुम ज्यादा ड्रेसअप होके भी नहीं निकलते हो, फिर भी तुम अट्रैक्टिव लगते हो। तुम बहुत हैंडसम हो जिसके बारे में तुम्हें खुद भी नहीं पता, और तुम एक ऐसे रिच फैमिली से बिलोंग करते हो जिसका सिर्फ एक ही बच्चा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हारी ये डार्क आईज एक डियर की तरह क्यूट है। देन वो आगे सोचने लगता है, जब वो इस तरीके से मेरी ओर देखता है तब मेरा स्ट्रेट हार्ट भी पिघलने लगता है। पर अगर मैं एक लड़की रहता, देन वो सोचने लगता है, आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ? क्या मुझे उससे कहना होगा कि मैं उसे आज ए ब्रदर की तरह देखता हूँ? देन वो आगे सोचने लगता है, पर इससे उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं बदलने वाली है, एंड इन द एंड उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट होगा, और मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। मुझे क्या करना चाहिए? कुछ सेकंड के बाद वो हंसते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को चूज करता हूँ, बात ये है कि मेरे लायक बनने के लिए मेरा अपना ही एक क्राइटेरिया है और तुम उस लिस्ट में शामिल नहीं हो। ये सुन के मो कहता है, तो फिर अब से तुम मुझे भी उस लिस्ट में शामिल कर लेना। ये सुन के जून हैरान में पड़ जाता है और सोचने लगता है, उसने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मेरे लायक बनने के लिए उसे क्या करना होगा? आखिर वो स्क्रिप्ट को फॉलो क्यों नहीं कर रहा? जून कहता है, इस चीज को लेके हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हें पहले से पसंद करता तो तभी मो उसे सडनली किस कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। अब से अगर तुमने ये कहा तो फिर मैं तुम्हें तब तक किस करता रहूंगा जब तक कि तुम मुझे कह ना दो कि तुम मुझे लाइक करते हो। वो आगे कहता है, क्या जून सब कुछ भूल चुका है? हमने पहले से भी इससे भी ज्यादा कुछ किया है। ये कह के वो जून के करीब जाने लगता है। जून कहता है, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो? मेरे करीब मत आओ, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। पर मो उसे अगेन किस करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि मो अभी लैब में था। वहाँ पे दोनों लड़कियाँ बैठी हुई थी। एक लड़की कहती है, क्या तुमने मेरा न्यू नॉवेल देखा है? सडनली वो मुझे नहीं मिल रहा, मैंने उसे टेबल के ऊपर रखा हुआ था। दूसरी लड़की कहती है, शायद तुमने वो कहीं और पे छोड़ दिया होगा। इसके बाद हमें मो को दिखाया जाता है जिसके पास वो नॉवेल मौजूद थी। वो एक रोमांटिक नॉवेल था। देन सीन शिफ्ट होता है। हमें जून का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। अभी वो अपने कमरे में था। वो कहता है, मो का नंबर सर्च करके मैं उसका अकाउंट ढूंढ सकता हूँ ना? उसे मो का अकाउंट मिल जाता है। उसका प्रोफाइल पिक्चर देखते हुए वो हंसने लगता है और कहता है, जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये बिल्कुल उसी का स्टाइल है। देन वो आगे कहता है, क्या इस समय उसे फ्रेंड में ऐड करना क्या सही रहेगा? मैं सोच रहा हूँ शायद वो अभी सो गया होगा। उसने मुझे कन्फेस किया था, अगर मैं उसे ऐड करूँगा क्या उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी? देन उसे याद आता है कि उसने मो को बहुत हार्शली ट्रीट किया था, जिसकी वजह से अभी उसे पछतावा होने लगता है। वो कहता है, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, आखिर मैं एक क्यूट बच्चे को कैसे बुली कर सकता हूँ? तभी उसे याद आता है, मो ने कहा था, जून क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? हम दोनों ने क्या किया था? जून सोचने लगता है, भला मैं सब कुछ कैसे भूल सकता हूँ?
इसके बाद वो उस दिन के बारे में याद करने लगता है जिस दिन उन्होंने एक रात बिताई थी। पास्ट के बारे में सोच के अभी वो बहुत ही ज्यादा परेशान लगने लगता है। तभी उसके ऊपर वो फोन गिर जाता है, जिसकी वजह से मो के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट चला जाता है। जून सोचने लगता है मैं कितना स्टूपिड हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि शहर के एक कोने में एक पर्सन को बंदी बना के रखा गया था। उस पर्सन को किसी और ने नहीं बल्कि मो ने बंदी बनाया था। तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। वो देखता है कि जून ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। ये देख के वो स्माइल करने लगता है। देन वो उस पर्सन से कहता है तुम हीन भाव वाले क्रिमिनल हो ना, अभी तुम इतने डरे हुए हो और तुम बुरा आदमी बनना चाहते हो, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। देन वो उस पर्सन के माउथ से सेलो टेप हटा देता है। वो पर्सन कहता है मेरे करीब मत आओ, प्लीज मुझे जाने दो। देन मो उसे नाइफ दिखाते हुए कहता है तुम मुझे अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर तुम किसी को फ्रेम करना चाहते हो तो फिर तुम्हें सीन को भी कन्वीनियंट बनाना होगा। ये सुन के वो पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, पर मो उस नाइफ के जरिए उसके रस्सी काट देता है। देन उसका गला दबाते हुए कहता है चलो एक डील करते हैं, मुझे बता दो कि यहाँ पे तुम्हें किसने भेजा है और मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करूँगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि मीन का कार एक पार्क के सामने पार्क हुआ था। एक पर्सन उसे फाइल देते हुए कहता है उस बार से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, यहाँ पे उन सारे लोगों की इंफॉर्मेशन है। उस फाइल के लिए मीन उसे बहुत सारे पैसे देता है। मीन सोचने लगता है हत्यारे ने विक्टिम के कान के पीछे मौजूद पोस्टीरियर आर्टिकुलर वेन में इंजेक्शन इंजेक्ट किया था। हत्यारे ने उसे हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल दिया था, जिसकी वजह से कुछ ही मिनट के अंदर वो मर गया। पर एक पोस्टीरियर आर्टिकुलर वेन को डिटेक्ट करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि फोरेंसिक डॉक्टर भी ये एक ही बार में नहीं कर पाते हैं। अभी मीन को लग रहा था कि हत्यारे को ह्यूमन एनाटॉमी और डिसेक्शन के बारे में पूरी जानकारी है। अगर वो लिनमो नहीं है तो फिर वो और कौन हो सकता है। देन वो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों के डिटेल्स लिखे गए थे। ये वही लोग हैं जो लोग बाहर ज्यादातर जाना आना करते थे। उसे लगता था कि क्रिमिनल का जरूर उन लोगों से कुछ लेना देना होगा। तभी वो एक पिक्चर को देखता है जिसमें बार के पास एक कार खड़ी हुई थी। उस कार को देख के उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। वो तुरंत अपने कार में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। अभी वो सोच रहा होता है कि ये वही व्हीकल है जिसके जरिए उस फीमेल कॉलेज स्टूडेंट को हिट किया गया था। और उस इंसिडेंट के दिन ये कार बाहर क्या कर रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि ये लिनमो को टारगेट कर रहा है? अगर लिनमो उसका टारगेट है तो फिर इतनी सारी घटनाएं क्यों घटी? ये मर्डर, फ्रेमिंग, ये सब कुछ एक रिवेंज की तरह लग रहा है। आखिर इस मर्डरर का मोटिव क्या है? अगर हमें कार ओनर के बारे में पता चल जाएगा तो हमें डेफिनेट आंसर जरूर मिलेगा। पर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक ट्रक ड्राइवर ने उसके कार को बहुत जोरों से हिट किया था। उस ट्रक से एक पर्सन बाहर निकलता है। वो मीन के कार के ऊपर चढ़ जाता है। उसके हाथ में एक मेटलिक बैट था। उस बैट के जरिए वो मीन को हिट करने ही वाला था। ये वही पर्सन था जिसे मो ने कुछ देर पहले बंदी बना के रखा हुआ था। मो ने उसे कहा था ऑफिसर मिन को तुम्हारे हत्या के बारे में सारे एविडेंस मिल चुके हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अब तुम जाओ और उन एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दो। जब वो पर्सन मिन को हिट करता है तभी कोई उसकी पिक्चर खींच लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि मो था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी मिन हॉस्पिटल में एडमिट था। उसका कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल लग रहा था। उसे देखने के लिए जून और मो भी वहाँ पे मौजूद थे। जून गुस्से से कहता है आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर वो पर्सन इतना रेकलेस कैसे हो सकता है? उसने एक पुलिस वाले के ऊपर हमला किया। मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। देन वो मो से कहता है ये केस बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है। तुम खुलेआम ऐसे घूम नहीं सकते। आज से तुम मेरे साथ रहोगे ताकि मैं तुम्हें 24 घंटे प्रोटेक्ट कर सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी मो क्लास कर रहा होता है। अभी प्रोफेसर उनके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। प्रोफेसर कहते हैं जेम्स फैल्कोन बिलीव करते हैं कि एक पर्सन साइकोपाथ 3 फैक्टर की वजह से बनता है। ये 3 फैक्टर एक स्टूल के 3 लेग के बराबर है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। पहला फैक्टर है लो फंक्शनिंग ऑफ ऑर्बिटल कॉर्टेक्स एंड फ्रंटल लोब कॉर्टेक्स। सेकेंड फैक्टर है म्यूटेशन इन जीन और थर्ड फैक्टर एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बचपन में कोई बच्चा इमोशनल और फिजिकल अब्यूज को एक्सपीरियंस करता है तो बाद में वो एक साइकोपाथ बन सकता है। हमारा पर्सनालिटी 80% जीन के द्वारा डिटरमाइन होता है और 20% एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो सबके पास पोटेंशियल है, कोई भी साइकोपाथ बन सकता है।
और जेम्स फेल्कन जिसके पास साइकोपैथिक जीन थी, वो क्रिमिनल भी बन सकता था, पर उसकी मदर ने उसे अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल होने से बच गया। प्रोफेसर की सारी बातें मो बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। कुछ देर के बाद क्लास खत्म होता है। मो जब क्लासरूम से बाहर निकल रहा होता है तभी टीचर उसे कहते हैं, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ चल सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी मो अपने टीचर के साथ था। टीचर कहता है, मुझे सुनने को मिला कि तुम अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, पर क्यों। मो कहता है, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। टीचर कहते हैं, क्या तुम्हें पता है, मैं हमेशा से बिलीव करता आ रहा हूँ कि साइकोपैथिक पर्सनालिटी को ठीक किया जा सकता है। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इतना इजीली गिव अप मत करो। वो कहता है, पर मुझे इस ट्रीटमेंट से अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए मैं सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखना चाहता हूँ। टीचर कहते हैं, क्या कुछ हुआ है, क्या वो लोग तुम्हें फिर से परेशान कर रहे हैं, आखिर तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। मो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा निजी मामला है। ये सुन के टीचर हैरान हो जाते हैं। मो आगे कहता है, मैं बहुत लंबे समय से भाग रहा था, पर अब वक्त आ चुका है हंटर बनने का। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मो जून के साथ यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा था। टीचर मो को देखते हुए सोचने लगता है, एंटी सोशल साइकोपाथ अपने इमोशंस को सही से दिखाने में सक्षम नहीं होते हैं, और इसकी वजह से अगर उनके मन में इमोशंस अपीयर हो जाती है तो वो यूजुअली बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। इस तरह की इमोशन एक अच्छी दवा हो सकती है, या तो ये एक घातक खतरा भी हो सकता है। देन वो जून का फेस देखते हुए सोचने लगता है, क्या उसके अपीयरेंस की वजह से तुम खुद को बदलने लगे। इसके बाद हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है, जहाँ पे जून अपने सामान का अनबॉक्सिंग कर रहा होता है। जून मो से कहता है, हम लोगों ने तो डिसाइड किया था हम मेरे घर पे रहेंगे, पर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुला लिया। देन वो आगे सोचने लगता है, ये घर बहुत ही लग्जरियस है, मैं बहुत लंबे समय से काम करता आ रहा हूँ, फिर भी मैं उस पुराने डिस्ट्रिक्ट पे ही रहता हूँ जो गरीबों का डिस्ट्रिक्ट है। ये कितनी दुख की बात है। मो उसे पानी देते हुए कहता है, अब तुम्हें घर रेंट में लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये घर मेरी मोम ने विरासत में दिया है। बहुत साल हो गए हैं यहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा था, जब मेरी मोम गुजर गई मेरी हिम्मत नहीं हुई यहाँ पे रहने का। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ इस घर पे रहने के लिए मान गए। ये सुन के जून सोचने लगता है, वो अभी तक अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पाया है। कुछ देर के बाद जून कहता है, तुम जाके रेस्ट कर सकते हो, मैं ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लूंगा। तभी वो डेस्क के ऊपर टेक्सोलॉजी बुक देखता है। वो कहता है, मैंने इस बुक को ऐसे ही उठा लिया था। उस बुक में एक पन्ने को फोल्ड करके रखा गया था। जून जब उस पन्ने को खोलता है, वो देखता है कि वहाँ पे अल्कोहल पॉइजनिंग के बारे में लिखा गया है, पर तभी मो उससे वो बुक छीन लेता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें रूम दिखाने ले चलता हूँ। जून जब बेडरूम को देखता है, वो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है और कहता है, इतने बड़े घर में मैं अकेला तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूंगा। मो कहता है, तुमने कहा था ना तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मेरे करीब ही रहना होगा। जून कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। मो उसे दीवार की ओर पुश करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स हम दोनों को साथ में सोना होगा। ये सुन के जून हैरान होकर कहता है, क्या हम दोनों को साथ में सोना होगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अभी मो बिस्तर में एक किताब पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पे जून भी पहुँच जाता है। वो सोचने लगता है, क्या हम दोनों को साथ में सोने की जरूरत है, हालांकि हम दोनों लड़के हैं, पर हम दोनों ने वो किया था, ये सब कितना awkward है। मो उसे कहता है, क्या मैं स्टडी लैम्प को बंद कर दूं ताकि तुम आराम से सो सको। जून कहता है, या फिर मैं तुम्हारे बगल वाले रूम में सो सकता हूँ। मो कहता है, उस दिन मैंने कैफे शॉप में जो कुछ भी कहा था, तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को फोर्स मत करो। अगर दूसरे लोगों से कंपेयर किया जाए तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मुझसे डिस्गस्ट फील हो। ये सुन के जून तुरंत उसके बेड में सो जाता है और कहता है, लाइट बंद कर दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात को सोने के दौरान मो को एक बुरा सपना आता है। मो सोचने लगता है, ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। वो सपने में देख रहा होता है कि उसे बेड में बांध दिया गया था। एक पर्सन उसे इंजेक्शन दिखाते हुए कहता है, इस इंजेक्शन को लगाने के बाद तुम पूरी तरह से शांत हो जाओगे। इसीलिए वो नींद में कहने लगता है, मुझे जाने दो, मुझे टच मत करो, मुझसे दूर हटो। उसकी आवाज सुन के जून जाग जाता है और वो मो को जगाने की कोशिश करता है। जब मो अपनी आंखें खोलता है, वो सडनली जून का गला दबाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें मरना होगा। जून कहता है, मो तुम्हें जागना होगा। देन वो उसके सर को हिट करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। वो मो को बेड में पुश करते हुए कहता है, लिन मो अब जाग जाओ।
ये सुन के लिन सो जाता है। कुछ देर के बाद उसकी नींद टूट जाती है। वो देखता है कि जून के गले में चोट का निशान है। मो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, आखिर मैंने सपने में क्या किया था? जून कहता है, नहीं, आधी रात को मैं बेड से नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई थी। अब तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मो उसे पूछता है, ब्रदर, क्या तुम मुझसे डरते हो? ये सुन के जून उसे किस करते हुए कहता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। पुलिस एकेडमी में मुझे सबसे ज्यादा स्कोर मिले थे फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान। 3 या 5 लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते। जब तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।